गुड इवनिंग मैम। इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। मैम आप आज 11th का भी रिवाइज करवाओगे? हाँ, थोड़ा सा। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कितना समय मिलेगा? कुछ क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो वो पीवाईक्यूज करेंगे कुछ कुछ। बाकी डिटेल्ड में जो तुम्हारा 11th रिवाइज होगा वो आफ्टर नवंबर ही होगा, नवंबर के बाद बात। गुड इवनिंग मैम। और ज्वाइन होने दो सबको। तो लास्ट हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। इसके बाद वैसे हमारा एक टेलीस्कोप बचता है, वो भी बहुत छोटी सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। हेलो आकाश। कल तो, अच्छा परसों तो तुम्हारा टेस्ट है, मेजर टेस्ट। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जो पार्ट रह गया था वो करेंगे। उसके बाद अपा कुछ 11th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हाँ, इसके शायद ये केसेस रह गए थे, है ना। तो पहला केस क्या है? पहले बार याद दिलाओ मुझे, तुम लोग सब भी याद करो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या किया था। एकदम से करेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। पहले पुराना रिवाइज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या किया था बताओ जरा, पुराना रिवाइज कराओ। अगर मैं पुराना रिवाइज कराऊं तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस लिया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, और उसमें क्या कंडीशन थी कि जो हमें ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ पर रखना होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होगा, है ना, जिससे कि हमें इमेज कैसी मिले, मैग्नीफाइड इमेज मिले। ठीक है, ये था सिंपल लेंस। उसके बाद यूज हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की वो थी लिमिटेशन कि वो 9 से ज्यादा उसका मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता, 9 टाइम्स से ज्यादा, है ना। अगर उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन करना है कि किसी ऑब्जेक्ट को 9 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा करना है तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। जैसे स्मॉल स्मॉल जैसे आंट हो गई है ना, उस दिन एग्जाम्पल में देखा था आंट रखी हुई थी, तो उसको अगर जूम इन करना है 9 टाइम से भी ज्यादा
तो किसका यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो उसके लिए हमारे पास दो हम लोगों ने लेंस यूज करे थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। ऑब्जेक्टिव वाले को ऑब्जेक्टिव इसलिए बोला था क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास था। तो वो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है दोनों। पहले केस में क्या करा था कि जो लेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो जस्ट बियॉन्ड द फोकस होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जस्ट बियॉन्ड द फोकस है। ये भी नहीं कि एकदम दूर से इन्फिनाइट से आ रहा है, नहीं, जस्ट बियॉन्ड मतलब कुछ ही पीछे है फोकस से, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से मुझे कैसी इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ठीक है। बट ये जो इमेज बनेगी ये इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि आई पीस के कहां पर लाई करे, बताओ किस रीजन में आए, बताओ। हाँ, इसके फोकस वाले रीजन के अंदर अंदर आए, है ना, कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम इनकी जो इस तरीके से सेट करेंगे कि जो ये इमेज बनेगी वो इस तरीके से बने कि इस फोकस की सेकंड लेंस के फोकस के अंदर आए। तो इसके अंदर आएगी तो इसका मतलब जो ये सेकंड आई पीस वाला लेंस है ये तुम्हारा फिर से सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाली थी विच इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, है ना। तो बीटा हमारा ये एंगल है, देखो किसी का एक क्वेश्चन था कि जो बीटा वाला एंगल है वो तो वो एंगल है जो आईज के साथ सबटेंड होना चाहिए, बट यहाँ तो ये बीटा एंगल जो है लेंस के साथ सबटेंड हो रहा है ना। रोहित का क्वेश्चन था ना, रोहित, ये जो बीटा है ये तो लेंस के साथ सबटेंड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो एक्चुअली में जब तुम माइक्रोस्कोप देखोगे, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे इमेज दिखाती हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कहाँ पे थी इमेज, हाँ, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, ये जो माइक्रोस्कोप का ये जो ऊपर वाला लेंस है ना, जस्ट तुम यहीं पे अपनी आईज को रखते हो, जब इसको ऐसे रोटेट करते हो ना, नोब को ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, तो जो तुम्हारा जो ये ऊपर वाला जो इसका लेंस है ना, आई लेंस, वहीं पर ये लगा लो कि कुछ ही मिलीमीटर का डिफरेंस होता होगा, वरना तुम्हारी आई बिल्कुल इसके क्लोज में आके हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत दूर तुम्हारी आंखें हैं और ये लेंस बहुत दूर है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको आई लेंस बोला गया है। इसका मतलब जो एंगल ये मिरर से सबटेंड करे, लेंस से सबटेंड करेगा ना, उतना ही एंगल वो तुम्हारी आईज के साथ ही सबटेंड करेगा, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर बीच में लेंस आ गया है, अल्फा में वो लेंस नहीं आएगा, सीधा तुम्हारी सीधा एंगल बनेगा, है ना, लेंस का यूज नहीं होगा। यहाँ पे लेंस का यूज करके बना हुआ है एंगल है, ये डिफरेंस था। तो अब बीटा हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला, देखो इस ट्राइंगल से ए डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस यू ई ना, यू ई डिस्टेंस, तो ए डैश बी डैश अपॉन यू, तो बीटा आ गया। ऐसे अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, एच अपॉन डी, यही ए डैश बी डैश अपॉन डी, है ना। ये मैग्नीफाइंग पावर हम पूरी निकाल चुके थे, कितना आया था बीटा की वैल्यू, वी नॉट बाई यू नॉट इक्वल्स टू डी अपॉन यू, जिसको मैंने बोला था एम नॉट इंटू एम ई भी बोल सकते हो, ये आया था ना, ये कराया था लास्ट क्लास में। पुराना रिवाइज करा रही हूँ अभी तो, कि तुम एकदम ब्लैंक ना बैठे हो। तो ये गुड इवनिंग मैग्निफिकेशन, मैम। गुड इवनिंग, एम नॉट इंटू एम ई, है ना, ये मैग्निफिकेशन आई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो एम नॉट वाला पार्ट कितना था, वी नॉट बाय यू नॉट, ई वाला क्या है, आई पी विच इज सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी वजह से कितना आया था, डी अपॉन म्यू ई, ये हम मान के चल रहे हैं ये एम ई वाली है, ठीक है। तो ये याद रखो। अब इसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं, यहाँ से हमें नया स्टार्ट करना है, ठीक है, ये आज पढ़ेंगे क्लास में। आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं अभी बता देती हूँ, थोड़ा रफली पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेजेस, ये मैग्निफिकेशन, और उसके बाद टेलीस्कोप, और फिर उसके बाद थोड़ा सा 11th का रिवीजन, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है आज की क्लास का। अब मुझे बताओ कि जब इमेज अगर इनफाइनाइट पे है, इमेज देखो इनफाइनाइट पे है, बन रही है, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी बताओ जरा, देखो जरा इसको बच्चों, ये वाला एक बार देखो जरा, ये जो इक्वेशन बॉक्स में बंद है ये वाली, जब ऑब्जेक्ट
इसमें बोला है इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब जो ये इमेज है बच्चों इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब मुझे बताओ जो ये डिस्टेंस यू ई है ये कितनी हो गई होगी? ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया होगा? फोकस पे नहीं आ गया होगा सेकंड लेंस के। ये जो इमेज है वो सेकंड लेंस के फोकस पर नहीं आ गया होगा। सोचो दिमाग से भाई, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, देखो दो चीजें, ऑब्जेक्ट और एक है इमेज। अगर ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे रखा है तो इमेज बच्चों कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। अब देखो इन्होंने बोल दिया है कि इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे सेकंड मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ गया होगा? सेकंड मिरर के फोकस पर। यस मैम। सेकंड मिरर के फोकस पे आ गया होगा। तो जो ये डिस्टेंस यू ई आपने ली थी ये किसके बराबर हो गया होगा? एफ ई के। हाँ या ना? Yes, ma'am. ना, ये यू ई एफ ई के बराबर हो गया होगा। तो बस वही मैग्निफिकेशन है, देखो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी अपॉन यू ई था ना, यहाँ यू ई की जगह मैं क्या लिख दूंगी? एफ ई। ठीक है, यू ई की जगह क्या लिख दिया? एफ ई। ओके, क्लियर है? किसी को यस कोई मैम। परेशानी? चलो ठीक है। अब सेकंड केस, व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैम मैम वो डी मतलब m इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट वाला जो बात है। हाँ बताओ। मैम ये जो डी बाई यू ई था हाँ, तो मैम ये एफ ई क्यों हो गया? ये एफ ई क्यों हो गया? देखो ये एफ ई इसलिए हो गया क्योंकि ये केस हम लेके चल रहे हैं कि इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है। कौन सी इमेज? जो फाइनल इमेज है ना, जो ये फाइनल इमेज बननी थी ये इनफाइनाइट पे बन रही है। तो इनफाइनाइट पे कब बनेगी ये बताओ जरा? लेंस की प्रॉपर्टी, कन्वेक्स लेंस की, कोई भी इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस। फोकस पे रखा हो। फोकस तो पे। हाँ, तो इसका मतलब जो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है जरा बताओ? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है ना। तो इसका मतलब जो ए डैश बी डैश यस है मैम। अब ये सेकंड लेंस के फोकस पे आ गया। और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? एफ ई। एफ ई है ना। तो ये एफ, तो ये डिस्टेंस जो यू ई था, अब ये यू ई किसके बराबर हो गया? एफ ई। यू ई क्या है? ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड लेंस। लेंस। तो ये एक डिस्टेंस है जो कि सेकंड लेंस से तुम मेजर कर रहे हो। अब यही डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? फोकस फोकस। मतलब हाँ, है ना, फोकल सेकंड लेंथ के लेंस बराबर। के। हाँ, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ के बराबर। तो एफ ई क्या ओके। है? फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। डन। सभी को आगे बढ़ू? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट पे इमेज है इसका मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। और इमेज किस पॉइंट पे बन रही होगी बच्चों? डी पॉइंट पे बन रही होगी, है ना। तो अब मुझे बताओ डी पॉइंट पे बन रही है यानी तुम्हें वी की वैल्यू पता है कि डी है। बट अब मुझे ये नहीं पता कि इसके लिए डी पर बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को यानी यू ई को कहाँ होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे? लेंस फॉर्मूले से, 1/f=1/v - 1/u। ठीक है, v किसके बराबर है? d के बराबर। f किसके बराबर है? e के बराबर। वैल्यूज रख लो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। अगर मैं लिख लूँ, ये था हमारा वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई। तो यू ई की वैल्यू निकालोगे तो ये यू ई है, निकालो इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
1/UE। तो इस इक्वेशन में 1/UE रख दो, V0/U0 D/UE कितना हो गया 1/FE प्लस 1/D। 1/D कॉमन ले लो, D से D कैंसिल हो जाएगा, क्या इक्वेशन आ जाएगी 1 + D/F। V0/U0 एज इट इज चलेगा, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी तो क्या था ये, कंफ्यूजन अभी भी है क्या? क्या हुआ, कैसे शांत हो सारे? बोलो भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा तो था, बिल्कुल भूल गए, पेपर चल रहे हैं तो एकदम ब्लैंक हो गए। सिंपल माइक्रोस्कोप निकालो अपनी किताबों में जहाँ पे नोट्स बनाए हैं तुमने, फिर से समझो। ओके मैम। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, वरना तुम लोग तो सबसे पहले बोलते। देखो, सेकंड केस क्या है, अब तुमने इमेज को बोला है नियर पॉइंट, मैंने उसने बताया था नियर पॉइंट क्या होगा, जब ये इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, डी पॉइंट पे बनेगी, है ना। डी पॉइंट पे, यस अगर ये मैम। इमेज डी पॉइंट पे बनेगी तो मतलब हमें सबसे क्लियर दिखाई देगा, जिसकी वजह से उसे बोला गया था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, है ना। इसको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोला गया था। अब इसके लिए तुम्हें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। तुमने जो जनरल मैग्निफिकेशन निकाली है वो निकाली है V0/U0 D/UE, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन तुमने जनरल निकाली है। इस स्पेशल केस के लिए तुम्हें UE की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इमेज कहाँ बन रही है, V पता है, SE पता है, तो तुम्हें क्या निकालना है, UE निकालना है। इसको UE को रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/FE इक्वल्स टू 1/-D माइनस 1/UE, ठीक है। तो 1/UE किसके बराबर आ जाएगा, 1/F प्लस D, और इस UE की वैल्यू यहाँ पे पुट करना था। कहाँ पे पुट करोगे इस UE की वैल्यू को, FE प्लस 1/D पुट कर दो यहाँ पे इस वैल्यू। देखो यहाँ पे करते हैं, V0/U0 इंटू D, 1/U0 कितना आया है 1/FE प्लस 1/D। D कॉमन ले लू मैं अगर यहाँ से, V0/U0 D/D 1 + D/FE। D से D कट गया तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, V0/U0 1 + D/FE, ठीक है। तो ये ही तुम्हारी ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब तो क्लियर है यस मैम। भाई। UE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द V के साथ, कि V की वैल्यू अगर D है तो UE कहाँ होगा, मतलब वो पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की। जब V मिल गया तो इसका मतलब तुम्हें U की पोजीशन भी मिल सकती है, तो वो पोजीशन निकाल के बस यहाँ पर फिट करिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया है मैग्निफिकेशन M0 इंटू ME के बराबर है, तो देखो दोनों केसेस में M0 चेंज नहीं हुआ, M0 V0/U0 ही रहा। बट ME जो कि तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिर्फ उसी की वैल्यूज उठ के आई है। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो जरा, मैंने नियर पॉइंट के लिए क्या निकलवाया है मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। कॉपी देखो अपनी, या मैंने वो भेजी थी तुम्हें PPT, वो खोलो PDF। सिंपल माइक्रोस्कोप में ME कितना निकलवाया था नियर पॉइंट के लिए, 1 + D/F, तो सीधा वही आया है। आगे ME की चेंज करिए,
सिमिलरली इस वाले पॉइंट के लिए देखो, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए भी अगर देखो तो m किसके बराबर था, m नॉट इंटू एम ई। तो नॉट की वैल्यू कितनी थी, v नॉट बाय यू नॉट, ये एज इट इज है। बस एम ई कौन सा था मेरा, सिंपल माइक्रोस्कोप था, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट पे d बाई यू। चेक कर लो एक बार अपने नोट्स उठा के। तो ये वही वैल्यू है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप वाली वैल्यू। क्या हुआ, आगे बढ़ू। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ऐसे सुस्त हो गए हो एकदम। इसमें देखो क्या हो रहा है, ऐसे जूम इन हो जाता है, जैसे जैसे नॉब को करते जाओगे वैसे वैसे ये जूम इन होता जाएगा। बस चलो अब ये क्वेश्चन करो जरा। तो बड़ा आ जाए। कितना मैम 6। 6। हो सकता, 5 और 6 मतलब तुमने मैम सबसे 6 मिनिमम आ रहा और है। सबसे मैक्सिमम में दिक्कत कर दी। हाँ, सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन एट द लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मैम इज, 6 आ रहा है। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस पे हमारी मैग्निफिकेशन कैसी होती है, मैक्सिमम की मिनिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम। हाँ, और मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, 1+d/, d बाय एफ ई। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो d की वैल्यू 25, f की वैल्यू 5, तो ये यस हो गया मैम। 5 + 5 1 प्लस 6। 25। यस। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला तुम्हें बस ये याद रखना है, कंपाउंड में ये m नॉट इंटू एम ई हो जाएगा। ई तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला चलेगा, मिनिमम पे d/f, मैक्सिमम पे 1+d/f, और m नॉट तुम्हें पता है b नॉट बाय यू। बस इतना तो याद कर लो, ये 3 चीज याद करनी है, रट लो, नहीं याद होगी रट लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से। चलिए ये वाला करिए। एक माइक्रोस्कोप है जो कि कंपाउंड है, आई पीस की फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट वाले की 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और calculate the magnification if the object is kept at a distance 5 centimeter from the final image is formed at the least distance। तो फाइनल इमेज तो भाई लीस्ट डिस्टेंस पे मिल रही है। मैग्निफिकेशन निकालो, नॉट बाय यू नॉट इनटू लीस्ट डिस्टेंस यानी 1+d/, डी भी गिवन है, एफ ई भी गिवन है, वी नॉट और यू नॉट निकालो। अच्छा, यू नॉट वी गिवन है, वी नॉट निकालना है बस, वी नॉट निकालना।
मैम 10 आ रहा है आंसर। 10 आ रहा है, बाकी के बच्चे बताओ मैम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कैसे। मैम, वैल्यू पुट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। क्या प्रॉब्लम आ रही है वैल्यू पुट करने के बाद? कितना आया है? पहले बी नॉट तो बताओ कितना है। यू नॉट तो गिवन है इसमें। मैम 3। नहीं नहीं भाई, बी नॉट ही गलत निकाल रहे हो तुम लोग, बी नॉट सही निकालो। मैम 2। क्या करो, निकालो मेरे साथ, करो चलो। सॉरी। और लेंस के लिए करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। आई पीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ एंड एन ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो एफ नॉट मुझे 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/4 इक्वल्स टू 1/v नॉट, यही मुझे निकालना है, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है भाई, कितनी दूर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। डायरेक्शन देखो, रेज यहाँ है, कैलकुलेशन ऐसे होगी, तो ये माइनस का हो गया, तो 1/4 प्लस जाके यहाँ माइनस 1/5 इक्वल्स टू 1/v नॉट। कितना आ गया करो, v नॉट इक्वल्स टू v1 v2 बटे 9। ट्वेंटी आएगा ना मैम हाँ। वी नोट 20 आ रहा है। अब कैसे आ गया 20? जब तो तुम लोगों के 3 आ रहे थे, 2 आ रहा था, क्यों हुई? क्या इतने ये फॉर्मूला लगाने में क्या आफत आ गई? मैम फाइनल आंसर -2 आ रहा है। ना देखो, अभी भी गड़बड़ी करे जा रहे हो। नहीं, मैम इमेज की डिस्टेंस दे तो रखिए क्वेश्चन की लास्ट लाइन। अरे डी गिवन है ना, ये तो डी की वैल्यू गिवन है भाई, ये वाला डी। ये वाला फॉर्मूले में रखने के लिए वी नॉट नहीं चाहिए? मैम लास्ट लाइन में ये तो लिखा है, सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिगर 20 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज है ना भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट वो फाइनल इमेज है ना। यस मैम। तुमने कौन सी इमेज निकाली है, देखो जरा। मैम मैंने कुछ नहीं निकाला है। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ये कैसे हटेगा, ये क्या आ गया इसमें? हट जा मेरी। मैम एम नोट तो -4 आ रहा है और एम ए +3 आ रहा है। सुनो, अभी पहले मुझे ये बताओ, ये किसका डाउट था कि मैम ये बी नॉट गिवन तो है, पहले इन भाई साहब से मुझे मिलना है, बताना जरा। एक सेकेंड देखो, जो पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखिए, पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो। तुम्हें पता है फाइनल इमेज जो बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, तो उसका फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है एम मैक्सिमम का, जिसे हम बोलते हैं एम नॉट इंटू एम ई ना। एम नॉट होगा तुम्हारा वी नॉट बाय यू नॉट इंटू एम ई का हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वाला 1 प्लस डी बाय एफ। अब एक बात बोलो, जो ये 20 सेंटीमीटर है ना, ये डी की वैल्यू है भाई, ये लीस्ट सेंटीमीटर डी है, हमेशा 25 नहीं होगा। मैंने बोला था एवरेज आई, हो सकता है किसी चश्मे वाले की आंख हो जो 20 सेंटीमीटर तक ही साफ देख पा रहा हो, ठीक है। तो ये डी 20 सेंटीमीटर गिवन है। लीस्ट डिस्टेंस बोलना था ना, कि लीस्ट डिस्टेंस जहां दिखे डिस्टिंक्ट विजन का, उसका मतलब है डी, तो ये डी की वैल्यू गिवन है। फोकल लेंथ किसकी होगी, ये एफ ई की, तो गिवन है एफ ई गिवन है, डी भी गिवन है, यू नॉट यानी ऑब्जेक्टिव, नॉट का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव की बातें कर रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5,
गिवन है, लिख 5 दिया। सेंटीमीटर। अब चाहिए वी नॉट, कि भाई वी नॉट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज का डिस्टेंस कितना है, यानी तुम्हें पहली इमेज चाहिए, ये जो बनी है ये क्या है, फर्स्ट इमेज। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ये कौन सी इमेज है, सेकंड, ठीक है। जो डी है ये सेकंड इमेज के लिए 20 सेंटीमीटर है, समझ गए, जिसको तुम बीई बोल रहे थे। तुम्हें एक फॉर्मूले में वी नॉट चाहिए, तो तुमने ये वी नॉट निकाला है, नॉट वी नॉट। पुट करते हैं। हाँ, अब वी नॉट की वैल्यू आ गई। अब वी नॉट लिखो, कितना 20 है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख दो। 20 अपॉन न्यू। हाँ, यू नॉट कितना है, 5, तो 5 लिख दो विद साइन, ठीक है। यू नॉट तो नेगेटिव है, लिख दिया। 20 आ रहे हैं। 1 प्लस डी, हाँ 20 आ रहा है भाई, 12 Yes, आ ma'am. रहा है, बच्चों क्या कर रहे हो, 12 है, 12। डी की वैल्यू 20 है, लिख दो। एफ ई कितनी है, 4। 5 सेंट, अच्छा 4 है, सॉरी 5 पुट कर दिया था मैंने। 5 देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो ये कितना हो गया, 5 ओके, और ये 1 प्लस 3, मैम FE तो 10 है ना? 24। 5 है ना। -24 आ रहा है। एक सेकंड रुकना। 24। एफ ई कितना है, एफ ई तो 10 मैम है, सॉरी, आईक्यूज का फोकल लेंथ 10 है। एफ ई 10 है, यस एफ ई 10 है। तो ये हमारा 10 से 10, ये 3 हो गया, 2 प्लस 3, और ये कितना आ गया, 12। ये तो 12 सेंटीमीटर है भाई। 12। मैम माइनस नहीं आएगा जो नीचे 5 के माइनस था? हाँ, ये -5, एक तो इसका और एक मैग्निफिकेशन का, लेंस की मैग्निफिकेशन के लिए माइनस लगाते हैं ना, नहीं लेंस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, बट ये फॉर्मूले में वी नॉट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये माइनस वी नॉट यू नॉट लगवाया होगा सभी में। एक मिनट, देखो ये लग रहा है ना, ये वो वाला माइनस है, तो ये वाला माइनस लगा दोगे तो फिर से ये तुम्हारा पॉजिटिव बन जाएगा। यस मैम। ओके मैम। तो ये हमने यू नॉट वाला लगाया है माइनस, इस फॉर्मूले वाला एक और माइनस लगा के चल लो, तो दिस विल कम्स आउट योर पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। यही प्रॉब्लम थी मैम। ठीक, नहीं तो अगर ये वाली प्रॉब्लम थी तो भी साइन या तो बस तुम प्लस हो सकता था या माइनस, क्योंकि इनटू में है तो प्लस माइनस में तो सिर्फ साइन का चेंज आ सकता है, इनटू में कैलकुलेशन में तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा सही आना चाहिए था, पर मैग्नीट्यूड भी गलत आ रहे थे लोगों के। मैम मेरा -12 आया था। अच्छा अच्छा, ठीक। तो उसके लिए बस माइनस साइन लगा देना, वो एम नॉट इंटू एम ई में माइनस साइन साथ में चल रहा है। यस मैम। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखो, इसमें और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या, एक तो डिफरेंस माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। देखो, जो तुम्हारा माइक्रोस्कोप है ये चीज को क्या कर देता है, किसी भी चीज को मैग्नीफाइड, है ना। मान लो वो चीज वहीं रखी रहेगी, बट वो चीज वहीं पे रखी रखी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। वो चीज रखे उसी प्लेस पे रखे हुए तुम्हें दिखेगी, बड़ी हो गई वो चीज। बट टेलीस्कोप का काम क्या रहेगा, वो चीज जो हजारों किलोमीटर दूर है वो चीज उठा के कहाँ ले आएगा, पास में ले आएगा। ये इन दोनों की मैग्निफिकेशन में डिफरेंस है, समझ रहे हो। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या करती है, साइज में साइज को बड़ा करती है। टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या करेगी, उठा के ले आएगी पास, ठीक है, पास उठा के ले आएगी उस चीज को। मतलब वो चीज तुम्हें मतलब जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल के आएगी उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज बड़ी हो गई, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी बड़ी चीजों को देखोगे टेलीस्कोप से जो ऑलरेडी रियल में बहुत बड़ी है, तो उन्हें क्या बड़ा करोगे, उनको क्या लेके आना है, उनको पास लेके आना है। उन बॉडीज को जो बहुत दूर है उन्हें पास लेके आना है। तो इस टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो बॉडीज को क्या करेगी, हमारे क्लोजेस्ट लेके आएगी। तो दोनों की मैग्निफिकेशन में ये डिफरेंस है। अगर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है असर्शन रीजनिंग में, क्या टेलीस्कोप की
मैग्निफिकेशन अगर 10 है तो क्या उसने ऑब्जेक्ट को 10 गुना मैग्नीफाई कर दिया साइज में, तो उसका असर्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट Yes. का मतलब है कि वो 10 गुना को तुम्हारे क्लोज ले आया, तो ये चीज ध्यान रखना। Okay. अब वो देखो टेलीस्कोप में उल्टा हो जाएगा एक चीज बस, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा हो जाएगा, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका साइज क्या था, छोटा छोटा। था। हाँ, अब इसको कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम कैसे छोटा बड़ा कैसे याद रखें, तो इसको ऐसे याद रखो, टेलीस्कोप के लिए ये टेलीस्कोप मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वहां पर किसकी रेज जाएंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की, इतना पता है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की लेंस रेज जाएंगी। अब देखो, अब टेलीस्कोप से जो तुम्हारा मून हो गया, कोई भी प्लेनेट हो गया, अगर उसकी सिर्फ 2 रेज तुम्हारे लेंस से पास कर पाएंगी तो इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, कम। अगर वहीं मैं इस लेंस को बड़ा कर दूं और मुझे वहीं पे हजारों रेज इस लेंस को क्रॉस करके जा रही है, तो इंटेंसिटी कैसी मिलेगी उस इमेज की, अच्छी क्वालिटी की मिलेगी ना। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इमेज की जो क्वालिटी होगी वो कैसी आएगी, गुड क्वालिटी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करा गया है, बड़ा रखा गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेज पास करें। बोलो क्यों हाई करा है भाई, अगर मैं इसको छोटू सा लेंस रख देती, इतना सा लेंस बना देती, एक रेज जा रही है, इतना बड़ा तुम्हारा सन मून है, एक रेज जा रही है, क्या क्या इमेज बना के देगा, कुछ भी नहीं, कोई क्वालिटी ही नहीं आएगी, है ना। और वही मैं एक Yes, yes. बड़ा लेंस ले लूं, कभी तुमने देखा होगा जो वैसी लेबोरेटरीज होती है ना, कभी देखना इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप भी रखे होते हैं, जो कि यहाँ पे जो लैब वाले होंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे, जैसे लद्दाख वगैरह एरिया होते हैं ना, वहां पे पता है कितने बड़े बड़े टेलीस्कोप रखे हुए होते हैं, मतलब कितने हजारों गुना साइज में होते हैं वो कितने लाखों लेंसेज से बन के बनाया जाता है, वो इतने बड़े साइजेस में होते हैं। तो टेलीस्कोप का साइज तो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो ये लेंस है ना, जितनी क्वालिटी चाहिए उतना बड़ा तुम लेंस ले लो। तो अगर जितना बड़ा लेंस लूंगी उससे हजारों रेज पास करेंगी, हजारों रेज पास करेंगी, तो मतलब मुझे उतनी क्लियर इमेज मिलेगी, है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा, तो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपोजिट कर लेना। ठीक है भाई, और क्या क्या है इसमें, और बताओ, और क्या डिफरेंस हो सकता है, तुम बताओगे, सोचो इसमें रेज कहाँ से आएंगी। मैम इन्फिनिटी से। हाँ वेरी गुड। Yes, यहाँ ma'am. पर जो रेज आएंगी वो इनफाइनाइट से आएंगी। पहले क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, जस्ट बियॉन्ड फोकस, Me. है ना, Yes. फोकस के जस्ट बियॉन्ड रखा था। पर यहाँ पर कहाँ है रेज, तो कैसे आ रही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से मतलब पैरेलल रेज, है ना, इनफाइनाइट से आ रही है। तो इनफाइनाइट से आएंगी तो सारी रेज कहाँ पर कट करके जाएंगी बताओ, फोकस पे, है ना। तो फोकस पे कट करके जाएंगी सारी रेज, किसके फोकस पे, एसओ के फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, एसओ पे। तो मान लो कहीं ऐसी इमेज बना के दे रहा है एफओ पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई एफओ पे, फोकस पे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये जो इमेज होगी कैसी बनेगी, अगर इंफिनिटी से रेज आती हैं तो कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब एक बात बताओ, इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो फिर क्या करें, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इन्वर्टेड इमेज बनने का, रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो ये सर्कुलर बॉडीज होती हैं, इसमें तुम्हें सर्कुलर बॉडीज हैं, इसमें इन्वर्टेड इमेज का कोई योगदान नहीं है, बेशक इन्वर्जन हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैसी बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, जो भी ये यूज करी जाती है। अदरवाइज अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहां पे भी तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैम इमेज तो इन्वर्ट हो गई, इमेज तो इन्वर्ट हो गई, और जो दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप जो इमेज बना के देगा वो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, मतलब ऐसी इमेज बना के दे देगा सेम, पर एक्चुअल इमेज कैसी हो गई, उल्टी हो गई ना। तो उसका सीधा करने के लिए भी एक और लेंस लगाया जाता है ना। तो ये है, तो बट बेसिक, तुम बेसिक यही समझो कि बेसिक इतना ही है, बट रियल में वो इमेज उल्टी मिलेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो उसे सीधा करने के लिए क्या करते हैं, एक लेंस और लगा देते हैं कि भाई अब इमेज कैसी बन जाए, सीधी बन जाए। फाइनल इमेज कैसी है बताओ, देखो अपनी कॉपियां खोल के देखो कैसी है फाइनल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की,
रियल ऑब्जेक्ट ए बी है ना ऐसे, और जो फाइनल इमेज बनी है वो कैसी बनी है देखो जरा, ए डैश बी डैश उल्टा आया है, ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज। पर यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉडीज स्फेरिकल बॉडीज है, तो इन्वर्जन का कोई हमें दिक्कत आएगा नहीं। ज्यादा ज्ञान दे दिया, नहीं देना था, छोड़ो। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये इमेज आएंगी ऐसे पैरेलल और सारी इकट्ठी हो जाएंगी फोकस पे, एफ ओ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज बन गई। अब जो ये इमेज है फिर से इस लेंस के लिए, आई पीस वाले लेंस के लिए कैसा काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से फिर से क्या मिलेंगी हमें, रेजेस निकालोगे, जो कि कहाँ जाके मिलेंगी बच्चों, बैकवर्ड्स, जैसा अभी तक हम करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड में जाके वो मिल जाएंगी। तो कैसी इमेज मिलेगी, मैग्निफाइड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। बट रियल ऑब्जेक्ट के केसेस में वो इन्वर्टेड है, बट अगर ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ये इरेक्ट है। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ, यस मैम। यस मैम। है ना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ, वेरी गुड। तो यही तुम्हारा सेम टू सेम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनेगा, बस एक ही फर्क है, रेज पैरेलल से आएंगी और ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बड़ा है, अपर्चर में बहुत ज्यादा अपर्चर बड़ा है, प्लस 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 फोकल लेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ी मिलेगी। उसमें मैंने क्या बोला था, 19-20 का फर्क होगा, फोकल लेंथ यहाँ पर बहुत बड़ी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी मिलेगी डिफरेंस। वहां पर जिसका अपर्चर हाई था मैंने बोला कि हाँ अपर्चर हाई है तो फोकल लेंथ 19-20 बड़ी मिलेगी, बट यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगी, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। Objective lens has large aperture and large focal length, focal length भी large हुई। ये रे डायग्राम है। अब इसकी ये कल मैन्युअली बनाया था क्लास में, दूसरी क्लास में पढ़ाया था कि ये डायग्राम कुछ गलत था। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर, अब इसका निकाल दिया मैग्निफिकेशन, वही बीटा अपॉन अल्फा से, तो बीटा अपॉन अल्फा करना है। देखो अब यहाँ पर अल्फा की बात करते हैं, पहले अल्फा, ज्यादा घबराना नहीं, बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ जाओ। अल्फा आ जाओ, पहले अल्फा कितना लिखते थे बच्चों, एच अपॉन डी, है ना, अल्फा क्या लिखते थे, एच अपॉन डी। पर यहाँ पर देखो अल्फा एंगल कौन सा लिया है मैंने, ये वाला अल्फा एंगल है, बताओ क्या गलत है कि सही है। अगर मैं यहाँ ले लूं, मैं यहाँ पर एक आंख बना देती हूँ, सुंदर सी आंख है एक, है ना, ये आंख है, और यहाँ पर किसी मून से रेज आ रही है, ठीक है, ये मून से रेज आ रही है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस आंख की जगह ये लेंस लगा दूं और इस लेंस पे इस ऑब्जेक्ट से बनने वाला एंगल ये भी अल्फा होगा, गलत है कि सही, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। मैंने अल्फा क्या बोला था, ये वो एंगल है जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बने। तो देखो क्या अल्फा एंगल में अभी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, बोलो, है, बोलो बच्चों, अल्फा क्या था, मैम बीटा एंगल भी यूज किया था अल्फा में थोड़ी। हाँ मुझे यही पता था, कंफ्यूज हो गया। अच्छा अल्फा में मैंने क्या बताया था, मुझे ये बताओ, अल्फा में क्या बताया था, अल्फा बताना, क्या बताया था मैम ने, कुछ भी तुम्हें याद है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में सबके साथ होता है, तुम कोई अलग नहीं हो, कोई बात नहीं, बोलो मैं समझाऊंगी, बताओ मैंने क्या बताया था। अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल है प्रिंस, कॉन्सेप्ट क्लियर करो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो अल्फा कौन सा एंगल था? अल्फा बीटा समझना बहुत मैम इंपॉर्टेंट लेंस वन नहीं, लेंस वन नहीं, लेंस तो भूल ही जाओ। अल्फा कौन बताएगा? चलो देखते हैं कि तुम्हारी सबकी परसीविंग पावर्स कितनी है ना, कॉन्सेप्ट को कैसे मैम परसीव जो करते हैं। नियर पॉइंट से लेते थे वो डी डिस्टेंस। मैम बिना लेंस के नॉट लेंस। कह रहा है अल्फा मैम एच अपॉन डी इंस्ट्रूमेंट, बिना इंस्ट्रूमेंट के बनने वाला था। हाँ, तो बिना इंस्ट्रूमेंट के बनने वाला एंगल है अल्फा। एच अपॉन बिल्कुल ठीक है, बिना इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बिना बनने वाला एंगल है अल्फा, है ना। और नंदनी, नंदनी रोहित बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, आगे मुझे बढ़ना है। मैम फॉर्मूला तो इसका यही था ना, एच अपॉन डी हाइट अपॉन जो आइस वाला। फॉर्मूला नहीं, पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होगी, कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखो सुनो, यहाँ पे मैंने तुम्हें कल दो एंगल समझाए थे, एक अल्फा मैम और जो एक हमारी बीटा। मैम हमारी आंखों पर मैम जो जो हमारी एंगल बने, आई साइड से बनता आंखों से जो बनता है वो अल्फा होती है। हाँ वो एंगल अल्फा। मैंने बोला था जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज से जो एंगल बन रहा है, सीधा हमारी आंखों पे बने, वो अल्फा एंगल है। बट वहीं हम उन ऑब्जेक्ट से आने वाली इमेजेस को किसी इंस्ट्रूमेंट के बाद बनाए, है ना, उस इमेज का एंगल वो था बीटा। जैसे इस ठीक है, यस मैम। इमेज का एंगल उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनने वाली इमेज, ध्यान से सुनो, क्या था बीटा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनने वाली इमेज जो एंगल स्पेंड करे, है ना, ये था बीटा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनने वाली इमेज है। और अल्फा क्या था? जो एंगल डायरेक्टली आईज पर बने। आईज क्या है बताओ? जो चीज तुम देख रहे हो, सिंपल वो आंख हो या फिर किसी लेंस को रख दो, बट ये एंगल सीधा ही तो बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट का ही तो है। कोई इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी है क्या? ये अगर मैं यहाँ लेंस की जगह आंख रख दूं तो क्या अल्फा चेंज हो जाएगा? बताओ। भाई अगर मैं इस लेंस की जगह आंख रख दूं तो अल्फा चेंज थोड़ी हो जाएगा। अल्फा तो वो एंगल है जो डायरेक्ट आंख के साथ, आईज के साथ या लेंस के साथ डायरेक्ट बने उस ऑब्जेक्ट की रेज का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज का एंगल है। बट बीटा वहीं पे कौन सी, जो इमेज वाला है ना, इमेज से आने वाली रेज का एंगल है, समझ गए? ये ऑब्जेक्ट का एंगल है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, और ये इमेज वाला है। और इमेज कब बनेगी? जब कोई आई लेंस आएगा, जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा। अब बताओ, बोलो। कंफ्यूजन है अभी, है? क्यों है इतनी कंफ्यूजन? आकाश, समझ आया? तो सुनो, ये एंगल तुम्हारा Yes, अल्फा हो गया, है ना। अब तो क्लियर है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें कुछ। अल्फा बस वो एंगल है जो सीधा ऑब्जेक्ट से रेज आए और तुम्हारी आंखों पे पड़ जाए। आंखों का मतलब क्या है? आंखों पे पड़ जाए या किसी लेंस पर पड़ जाए, पर वो रेज सीधे आनी चाहिए, कोई विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। आंख का क्या मतलब है यार? हम आई बोलते हैं, आई लेंस बोल देते हैं, डजंट मैटर। मैटर ये कर रहा है ऑब्जेक्ट से सीधी रेज आ रही है और तुम्हारी आंखों पे पड़ रही है या तुम्हारे लेंस पे पड़ रही है, ये है अल्फा। बीटा क्या है? कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने से जो इमेज बनी, अब उस इमेज की रेज से जो एंगल बनेगा तुम्हारी आईज पे या आई लेंस पे, वो बीटा है। तुम लेंस और आईज से कंफ्यूज मत हो कि मैडम यहाँ पे आंख रख दी तो अब ये हमेशा अल्फा रहेगा, नहीं। और अगर यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिया तो ये हमेशा बीटा रहेगा, नहीं। कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा है हिंदी में, पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो सेम चीज।
इतनी बार पढ़ा दिया, मैं ही भूल जाऊंगी अल्फा बीटा क्या होता है। नैन्सी समझ आया? नैन्सी, नैन्सी, दीपांशी, यस मैम आ रहा है। आ रहा है मतलब पूरा पूरा नहीं आ रहा। तो देखो ये अल्फा यही है, मैम दोबारा इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते, ये अल्फा यही है। अब तुम्हें कैसे समझना है वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें समझना कैसे है। ये तुम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैम ये बीटा है, ये नहीं हो सकता, ये अल्फा ही है। अब तुम कैसे समझोगे वो बताओ। अल्फा क्या है बताओ, कौन बताएगा? प्रियांशी है, प्रियांशी बताएगी। हो गई 11वीं की भी। रेज और ऐड कर दो इसमें। हाँ न्यू इंस्ट्रूमेंट वाला ही तो है, इसलिए यहाँ हम अल्फा को वैसे ही लेंगे जैसे आई से ऑब्जेक्ट का एंगल बनेगा। वेरी गुड आकाश, यही तो समझा रही हूँ मैं इतनी देर से, एकदम सही बोला। और किसको? आकाश को तो समझ आ गया, वेल डन। और बाकी के? अमित, अमित तो कल से शांत है, अमित तो प्रेजेंस ही नहीं फील करा रहा आज, है भी कि नहीं? अमित बताओ भाई। अमित, आज हो गया, कहेगा कि मैम ने चुप करा दिया कल, अब मैं बोलने के लिए। कन्हैया मिश्रा समझ आया? यस मैम। कन्हैया को आ गया। अमित देखा अभी भी लिखेगा, बोलेगा नहीं, ठीक है। कृष, लिखा? शाश्वत, शाश्वत तो आज बहुत दिनों बाद दिखा है। सूरज ठाकुर, चलो आ गया तुम्हें, इतने इतनी टेंशन मत लो, एक चीज को लेके मत बैठो, इतना कॉन्सेप्ट करके तुम्हें कोई पढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब तुम बस ये समझो कि बिना इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनने वाला एंगल, तो यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प थोड़ी ली ओके है मैम। तुमने, बस। अब बीटा किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनने वाली इमेज का एंगल, तो अल्फा ही हो गया, ठीक है भाई। अब ओके। अल्फा निकालना है, तो अल्फा देखो अभी तुमने बोला है पिछली केस में अल्फा मैम h/d था, ठीक है। अब यहाँ पे डी देखो बच्चों, यहाँ पर ये डी किसके बराबर हो जाएगा? अभी हमने देखा है इमेज कहाँ पे बनेगी, अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। तो ये डी किसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी? अल्फा। एल सॉरी मैम। देखो यहाँ पे ये रहा, ये वाला इमेज से थोड़ा बेटर विजन आएगा तुम्हें। ज्योमेट्री, ये एंगल अगर अल्फा है, देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, बोलो, ठीक है। यस मैम। तो यस अब मैम। ओ ए डैश और बी डैश को देखो, ठीक है। ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ओ, यहाँ पर अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, मान लो कोई हाइट है h, और ओ से लेके ए डैश बी डैश तक की डिस्टेंस कौन सी होगी? हमें पता है कहाँ पे बन रही है इमेज? फोकस पे। तो ये डिस्टेंस जो बेस Focus से लेके ए डैश है, यहाँ पे पूरा लिखती हूँ मैं, ओ ए डैश, ये किसके बराबर है? एफ ओ के। तो अल्फा किसके बराबर आ गया बच्चों? h/f o। एफ ओ। अब ठीक है, अल्फा यहाँ पे h/f o के बराबर, ठीक है। अब बीटा, बीटा का वही केस रहेगा, बीटा में कोई भी मिलावट नहीं है, बीटा में सेम वही, कितना बीटा कितना हो जाएगा? h/u, ठीक है। बीटा में कोई दिक्कत नहीं करनी। तो अल्फा आ गया h/ कितना आया था यहाँ पे लिखती हूँ, अल्फा इक्वल्स टू h/fe। बीटा कितना हो जाएगा? h/ कितना?
यू, है ना। तो अल्फा अपॉन बीटा कर दो, अल्फा अपॉन बीटा, तो एच से एच कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यू ई, सॉरी अल्फा, यहाँ पे ओ वाला आएगा, एफ एफ ओ, तो ये कितना हो गया तुम्हारा एफ ओ अपॉन यू ई, ये अल्फा बीटा है, एफ ओ अपॉन यू। ठीक है बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना आ गया, एफ ओ अपॉन यू ई। अल्फा इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू। अब बताओ, अल्फा बीटा निकाल दिया और डिवाइड कर दिया, बस यही तुम्हारी मैग्निफिकेशन है। ठीक है, यस मैम। और ये देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पर तो एफ ई है, कोई नहीं, अगर ये यू ई, जो मैंने यहाँ यू ई लिखा है, ये किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर, यानी एफ ई, जो ये ऑब्जेक्ट है ये एफ ओ की रेंज में भी आ रहा है और एफ ई की फोकल लेंथ पे भी आ रहा है, यानी दोनों की फोकल लेंथ क्या है, बराबर है। अगर ऐसा केस हो जाए तो ये तुम्हारा यू ई किसके बराबर आ जाएगा, एफ ई के। वो जब तुम्हें पेपर पे गिवन होगा तब तुम करना, जनरल लिख के चलो, एफ ओ अपॉन यू ई, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, आई थिंक अब तो क्लियर है चीजें। एक बार घर पे बैठ के शांति से तीनों को एक साथ पढ़ना, सिंपल, कंपाउंड और टेलीस्कोप, बस सबसे आसान यही लगेगा तुम्हें, कहोगे कि मैम ये तो सबसे आसान यही है, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना, लेक्चर देख लेना तो जरूर समझ में आ जाएगा रिकॉर्डेड। किसी नए टीचर की उठा के मत देखने लग जाना, वरना वो अल्फा बीटा कुछ और बताएंगे तो तुम बिल्कुल ही कंफ्यूज रहोगे। ओके ये मत करना। अब क्या करें, मैम, रिवीजन। तुम बोल सकते हो अब। मैम मैंने एक क्वेश्चन भेजा था। हाँ रोहित, मैंने देखा था, वो सिंपल कॉम्बिनेशन से ही लगेगा, एक तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाले क्वेश्चन कराए थे ना, सेम उसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेंस फॉर्मूला लगाते जाओ। ठीक है, फर्स्ट मिरर के लिए मैं बताती हूँ एक बार, और सवाल ये रोहित ने 3 लेंस लगा के भेजे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो देखो क्या करना है रोहित, पहले ऑब्जेक्ट और पहले उसको लो, लेंस को। ठीक है, अब उन लेंसेज के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ तो वहां से एक इमेज निकल के आएगी। ठीक है, वो इमेज फिर सेकंड के लिए लगा दो एज अ ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड से जो इमेज निकल के आए वो थर्ड के लिए एज अ ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर तुम्हें वो फाइनल इमेज मिल जाएगी। ठीक है, जो फाइनल इमेज होगी वो देख लेना कहाँ बनेगी, बस यही करना है। चलो रिवीजन कर लेते हैं पुराने सवालों की, 11th के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये देखो जरा, नहीं देखो, पहले तुम ऑप्टिक्स के ही कर लो कुछ क्वेश्चंस। चलो ये वाला करो, M1 M2 वाला मैम, कौन सा 6। है? अच्छा, तुम ये तो नहीं है कि करके बैठे हो नो मैम। डीपीपीस के, कौन सा किस तरीके से किया, 6 वैसे है मैम, नहीं 6 वैसे है नहीं आंसर, ओके 6 नहीं है। चलो करो, दोबारा करो।
मैंने अगर याद हो तो मैंने ऐसे करवाया था, यहाँ पर M1 लिखना, यहाँ पे M2। M1 से पहली इमेज कहाँ बनी है वो डिग्री लिखो। जैसे यहाँ पर M1 से पहली इमेज कितने डिग्री पे बन रही है, 25 पे, तो 25 लिख दी। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 25 पे। M2 से बच्चों कितनी दूरी पर है, 50। अरे M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, M2 से ऑब्जेक्ट, मैम 25 डिग्री। अच्छा वो भी 25 है सर। ये भी तो 25 डिग्री है। अब फिर हमने क्या बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है तो सिंपल एंगुलर रोटेशन, उतने ही एंगुलर रोटेशन में पहली इमेज बनेगी 25 डिग्री पे ही, किसकी, M2 की। तो ये आई पहली इमेज होगी किसकी, सेकंड की। फिर ऐसे ही मैंने बताया था कब तक बढ़ते जाएंगे, कब तक बढ़ते जाएंगे, जब तक कितनी डिग्री नहीं पहुंच जाते, 180 डिग्री, है ना। तो अब देखो ऐड करते जाओ, M1 और M2 के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, 50 डिग्री। अब बस ऐड करनी है तुम्हें, कितना हो गया, 25 50 75, ये भी कितना हो गया, 75। तो पहली इमेज 25 डिग्री पे मिल गई, दूसरी इमेज 75 डिग्री पे, तीसरी फिर से ऐड करो। M1 और M2 के बीच का एंगल कितना है, 50 डिग्री, कराया था ना, भूल गए। 50। यस मैम। हाँ, तो 75 और 50 125, और फिर ये भी 125। तो तुम यहाँ से ये भी बता सकते हो कि कौन सी इमेज कितने डिग्री पे बनेगी। मान लो मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया कि बताओ तीसरी इमेज कितने डिग्री पे बनेगी, तो कैसे बता दोगे, चलो तुमने वो 360 डिग्री बाय वाले जो फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला याद नहीं करती, जो भी थीटा बाय 360 है -1, उस फॉर्मूले से तुम ये नहीं बता सकते कि कौन सी इमेज कितनी डिग्री पे बनेगी, है ना। यहाँ तुम बता सकते हो कि तीसरी इमेज कितनी डिग्री पे बनेगी। अब चौथी इमेज देखो बनेगी, फिर से 75 ऐड करो, कितना आ गया, 75। 125 प्लस 50 ऐड कर, हम्म, हो गया 175 डिग्री, है ना। अच्छा 175। तो ये हो गया 175। क्या अब आगे ऐड करूं 50 डिग्री, नो मैम, हाँ नहीं, क्योंकि अब वो क्योंकि 180 से पार, 180। तो यहाँ पर क्रॉस कर दो, इससे आगे नहीं, 180 से आगे नहीं गया। तो कितनी इमेज बनी टोटल, गिनो। M1 ने कितनी इमेज बनाई, 4। यस मैम। M2 ने कितनी इमेज बनाई, 4। तो टोटल कितनी इमेज बन गई, 8। 8। तो सही आंसर क्या है, 8। तो ये 8। बेटर वे है ऐसे सवालों को करने का। ये फॉर्म बेस से तो अच्छा ही है। मैम इसमें से M1 पे कितनी इमेज, मतलब कौन कौन सी इमेज बनेगी? M1 पे एक तो 25 डिग्री पे बनी, दूसरी इमेज बनी 75 डिग्री पे, तीसरी 125, चौथी जो बनी वो 175 डिग्री पे। नो मैम, इसमें तो इक्वल एंगल था दोनों के बीच में, इसलिए सेम आया है, लेकिन हाँ, अगर अलग हो तब कैसे पता करते हैं? तब भी यही करना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैं दूसरा एंगल लेके बता देती हूँ। सपोज कर लो मैंने अल्फा बीटा से कराया भी था, अगर बच्चों को याद हो तो, M1 M2 और अल्फा बीटा लेके कराया था, बच्चों भूल गए क्या। ऑब्जेक्ट मान लो ये 30 डिग्री पे ले लो, ठीक है, याद है मैम। ये ले लो 30 डिग्री पे, ठीक है। अभी ऐसे, तो अब क्या करोगे, M1 और M2। अब देखो M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 30 डिग्री पे, बस। M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 20 पे। अब ऐड करते जाओ 50 50। तो पहला क्या लिखना है, M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी और M2 से भी ऑब्जेक्ट की दूरी, बस। फिर उसके बाद M1 और M2 के बीच का गैप, जैसे यहाँ पे M1 और M2 50 डिग्री का है, तो 50 50 50 50 ऐड करते जाओ, कब तक, जब तक 180 ना आ जाए। अब मान लो कि पहले किसी एक मिरर की 180 आ गई, पर दूसरे मिरर की अभी भी 180 नहीं आई, तो दूसरा मिरर इमेज बनाएगा। ये नहीं है कि एक की रुक गई तो दोनों की रोक दोगे, नहीं, दूसरे की बनेगी, ठीक है। ओके। चलो ये करो, ये भी ऐसे ही कर सकते हो, प्लेन मिरर है भाई,
M1 से तुम्हें ऑब्जेक्ट की दूरी गिवन है, ये मान लो M1, ये M2, ये 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। फिर लगा दो इमेज, कितनी इमेज बनानी है बनाते जाओ। M1 M2, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 9 का। करते जाओ ऐड। कितनी, कौन सी वाली पूछ रहा है, कौन सी पूछा है? फर्स्ट 3 इमेजेस फोर मिरर M2। तो M2 के पहली इमेज कितने पे बनेगी? 6 पे। तो ये दो तो गलत ही हो गए। दूसरी बनाओ, कितने पे बनाओगे M2 के लिए? तो मतलब दूसरा भी ठीक है। फिर ऐड करो 9, तो ये कितना हो गया? 15 और 9 21। ये कितना हो गया? मैम इसमें 12 और 180 देखना है क्या? मैम इसमें भी 180 एंगल देखना है क्या? 180 नहीं, इसमें तो बनाते जाओ, ये तो इनफाइनाइट पैरेलल पैरेलल में रहना है ना, तो ये तो इनफाइनाइट Yes, ma'am. इमेजेस देता है पैरेलल। तो ये तुमसे पूछेगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे तुमने पूछा ना पहली 3 का बताओ। तो M2 के लिए पहली निकाल ली, दूसरी निकाल ली, अब तीसरी निकालो। 12 + 9 कितना होगा? 21। 21. 15 + 9 भी 21, और 12 + 9 भी 21। कुछ तो गड़बड़ कर दिया। करो कैलकुलेशन, ऐड करो जरा। मैम 15 + 9 24 नहीं होगा? हैं? मैम 15 + 9 24 होगा ना? 15 सेकंड 15 + ऑप्शन. 9 24, और ये 12 + 9 कितना होगा? 21। 21. Yes, ma'am. मैम सेकंड आंसर। Yes, अरे ma'am. रुक जाओ भाई, ये तो M1 का हो गया। 3 15 21। पूछा तो M2 से है ना, तो M2 की तो 6 12 6 12 और 24 आ रही है। 6 मैम 12 और 21। 24 उस साइड लिखेंगे ना? 12 + 9 तो 21 होगा ना। ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं सारे के। M2, M2 ये है ना, तो 6 पे बनी एक इमेज, एक इमेज फिर 9 10 11, 9 10 11 12 पे बनी, 12 + 9 21 पे बनी। तो 6 12 और 21 आंसर होगा। ठीक है, ये 24। अच्छा एक सेकेंड, M2 की इमेजेस तो ऐसे चल रही है ना, यस M2 की इमेजेस तो ऐसे चल रही है, तो 6 15 6 मैम 6 12 और 24। 6 12 और 24 थोड़ी है, 6 12 21 है भाई। ये 21 आएगा, 24 कैसे आ रहा है? मैम 15 और 9 इस साइड में होंगे ना, डायगोनली प्लस कर रहे हैं। हाँ डायगनली ऐड करने हैं ना। अच्छा, अरे बाप रे, देखो मैं ये क्या कर रही हूँ। ठीक है, हाँ डायगनली ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिना साफ सफाई के करेंगे तो ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, साफ साफ कर लेते हैं। तो क्या आंसर है? 6 12 और 24। वेरी गुड, साफ साफ करके दिखो। M1 और, तो ये 3 पे और ये 6 पे, तो +9। क्या है तुम्हारा? 6 12 और
24। इसको ऐड करेंगे अब 15 और 9 24 और ये 12 और 9 21 है ना। अब ठीक है, डायगनली ऐड करने को तो ये हो गया 6 12 और 24। कहाँ पे बनी 6 12 24, ठीक है। यस मैम। सही है, ठीक है। अब ये वाला करो जरा, तो क्रॉस डायगनली ऐड करते जाओ और तुम्हें इमेज की पोजीशन और नंबर सब मिलता जाएगा। रेयर व्यू मिरर कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। इसका आंसर बता दो एक बार, मीटर और सेंटीमीटर का भी देख लेना जरा। लेक्चर्स नहीं स्किप करने को, डीपीपी लगा लेना, वही बहुत रहेंगे डीपीपी में सब सारे तरीके के सवाल। तो फोकल लेंथ गिवन है। अब देखो इसमें सवाल में क्या है, क्या तुम्हें उलझाया गया है। ये एक मिरर है, ठीक है, जो कि रेयर व्यू मिरर है, जो कि 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने कोई गाड़ी है ना। अब इसके सामने गाड़ी है, उस गाड़ी की चौड़ाई और लंबाई, लेंथ और विड्थ से हमें कोई फर्क नहीं है। हमें बस ये देखना है कि उसके पोल से, उस मिरर के पोल से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। तो कितनी दूरी पे है, 6 मीटर। 6 मीटर की दूरी पे है वो ऑब्जेक्ट। बस मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्या 1/f इक्वल्स टू 1/v, मिरर के लिए प्लस हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दूरी पे है, 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर, ठीक है। यू भी गिवन है और v निकालनी है, पोजीशन वो निकाल सकते हो। तो 1/, फोकल लेंथ 1/20, 1/v माइनस 1/600, 1/20 प्लस 1/600 इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर। मैम 600 नेगेटिव नहीं देंगे या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। मैम, यू नेगेटिव होगा ना।
हाँ तो नेगेटिव ही तो लिया है, नेगेटिव का 1/600। मैम ये एक्स्ट्रा डाटा था 2 मीटर और 1.6 मीटर है। हाँ ये एक्स्ट्रा डेटा है, तो इन डेटाओं से बचना है। क्योंकि तुम्हें पता है इमेज निकालने के लिए कभी भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को डिस्कस नहीं किया है, बस मैग्निफिकेशन में हाइट डिस्कस करते हैं। मैग्निफिकेशन में हाइट डिस्कस होती है, अदरवाइज उसकी विड्थ उसका कोई इशू कोई नहीं देखता, तो सिर्फ ये निकालोगे और यहाँ से कुछ भी ऑप्शन। और भी इसमें क्वेश्चन है, एक बार आज रात में सॉल्व कर लेना, 3-4 इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है ग्रेविटी के। शेयर करता हूँ। चलो ओके एवरीवन बाय। ये रोहित कहाँ चला गया? मैम मैंने एक लाइक क्वेश्चन पे दिया है। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड इवनिंग मैम। वो तो मैंने देख लिया है, मैं भेज दूंगी तुम्हें, डोंट वरी। ओके हाँ मैम। बाय एवरीवन, बाय, ऑल द बेस्ट। आंटी को